नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश के बारे में। जी हां साथियों, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश, वो वाकाटक वंश जिसने महाराष्ट्र में रहकर वहां अपनी राजधानी स्थापित की और पूर्व की ओर साम्राज्य विस्तार करके छत्तीसगढ़ को अपने अधीन किया। और सिर्फ पूर्व की ओर विस्तार नहीं किया, बल्कि देखा जाए तो इस ऐतिहासिक संदर्भ में वाकाटक वंश के बड़ा महत्व रहा है, इसकी एक बड़ी भूमिका रही है। ये रिश्तेदार थे गुप्तों के। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के ही शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। खैर चलिए, बहुत सारी बातें हैं, प्रवरसेन के बारे में बहुत सारी बातें हैं, साथ में छत्तीसगढ़ से डायरेक्टली यहाँ के जिन शासकों का संबंध रहा उनकी भी बातें हैं, लेकिन करते हैं बोर्ड पे। तो चलिए देखिए, वाकाटक वंश। वाकाटक वंश का अगर आप पूरा मैप स्टडी करें तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा इधर बनाता हूं, रुकिएगा। यहां पर अगर आप वर्तमान में देखें तो ये तो हो गया आपका छत्तीसगढ़, ये हो गया जी मध्य प्रदेश, ये हो गया मध्य प्रदेश, तो ये नीचे हो गया महाराष्ट्र। और वर्तमान में अगर आप देखें भाई साहब, तो आपको मैं बताऊं, इनका शासन जो है उस समय के हिसाब से तो देखा जाए तो नंदीवर्धन यानी नागपुर वाकाटकों की राजधानी थी। नंदीवर्धन यानी वर्तमान नागपुर, यहां से इन्होंने शासन किया, ठीक है। और इनका जो प्रभाव है वो न सिर्फ यहां बल्कि पूरा पश्चिमी पूरा का पूरा महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, यहाँ के जो शक क्षत्रप थे, इसके अलावा मालवा का जो पूरा प्रदेश था, ये पूरा का पूरा इनके अधीन था, वाकाटकों के अधीन था। प्रवरसेन ने वाकाटकों की शक्ति का सबसे ज्यादा विस्तार किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहरहाल ये पूरा का पूरा, ये जो छत्तीसगढ़ का ये वाला पोर्शन है, इतना अगर हम ले लें, इतना पोर्शन अगर ले लें, तो ये पूरा का पूरा किस में पड़ता था? वाकाटकों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो छत्तीसगढ़ को लेकर वाकाटकों का जो स्टैंड रहा वो कैसा रहा? कभी भी इस क्षेत्र को उन्होंने अपने पूर्ण नियंत्रण में नहीं लिया। कहने का क्या तात्पर्य था कि इस क्षेत्र में जनसंख्या की कमी, सघन वनों की अधिकता ऐसी थी कि कभी इसका राजनीतिक महत्व उस समय नहीं बन पाया। लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में, जिस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिस भूभाग में बसाहट अच्छी थी, उसको लेकर के इनकी प्रतिद्वंदिता हमेशा, इधर अगर आप देखें तो उड़ीसा के नलवंश के साथ हमेशा रही, नलवंश। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर जो सबसे ज्यादा पढ़ने के लिए हमको इनके मैटर्स मिलते हैं वो नल और आपके जो वाकाटक हैं, इनके मध्य का जो संघर्ष है छत्तीसगढ़ को लेकर। छत्तीसगढ़ में बस्तर हो गया और जो कोसल का प्रदेश हो गया, इस क्षेत्र को लेकर इनके बीच जो संघर्ष है, सीमा विवाद इनका जो था, वो देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो देखा जाए तो जब आप वाकाटक पढ़ोगे तो नलों का भी इतिहास इनसे काफी कुछ जुड़ा हुआ है, नलों का भी इतिहास इनसे काफी कुछ जुड़ा हुआ है। हम देखें यहां पे वाकाटक वंश देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड शासकों में पहला नाम आता है वाकाटक वंश के शासक महेंद्र का, महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के पश्चात आते हैं
रुद्रसेन द्वितीय, तत्पश्चात आते हैं, इसके बाद आफ्टर रुद्रसेन आते हैं प्रवरसेन। प्रवरसेन, प्रवरसेन के पश्चात आते हैं नरेंद्र सेन। जिनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर 5वें नंबर पर आप नाम जानिए पृथ्वी सेन। अब देखिए इन शासकों में सबसे पहला शासक आप जानिए महेंद्र सेन। महेंद्र सेन वही शासक था जिसने नागसेन से पूर्व की ओर विस्तार करके कोसल के एक बड़े भूभाग पर शासन कर रखा हुआ था। बात उस समय की बता रहे हैं कि जब उत्तर का गुप्तवंश का शासक समुद्रगुप्त अपने दक्षिणी अभियान के लिए नीचे उतरता है। दक्षिणी अभियान यानी आपको मालूम है ये संपूर्ण विश्व जीतना चाहता था समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसके लिए ये दक्षिण की तरफ भूभाग को जीतने के लिए आया। इस अभियान को हम ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से भी जानते हैं। और ग्रहण मोक्षानुग्रह अभियान पे यानी अपने दक्षिणी अभियान पे पहला शासक जिसे उसने पराजित किया वो कोई और नहीं बल्कि वाकाटक नरेश महेंद्र था, जिससे उसका युद्ध छत्तीसगढ़ के ही भूभाग पर हुआ था। वर्तमान कोशल का जो प्रदेश है, मतलब छत्तीसगढ़ का वो भाग, वर्तमान भाग जो पहले कोसल में पड़ा करता था, उस भूमि पर समुद्रगुप्त का युद्ध किससे हुआ था? वाकाटक वंशीय शासक महेंद्र से हुआ था। यानी उस समय छत्तीसगढ़ किसका भाग था? वाकाटक वंश का भाग था। बहरहाल समुद्रगुप्त ने उस पर विजय प्राप्त किया, किसको हरा के? महेंद्र को हरा के। इसके बाद आए रुद्रसेन। छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं रहा। आपको बता दें इनके बारे में महत्वपूर्ण चीज कि गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिसने उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की थी, शिप्रा नदी के तट पर स्थित, शिप्रा जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी रिवर है उसकी सहायक नदी है, वहां पर उन्होंने उज्जैन में अपनी राजधानी स्थापित की। इसी गुप्त वंश के शासक थे, बल्कि समुद्रगुप्त के पुत्र ही थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से किया। हालांकि रुद्रसेन की बहुत अल्पायु में ही शादी के 2 साल के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि एक बड़ा हानि था देखा जाए तो। और फिर इसके बाद आए प्रवरसेन। प्रवरसेन जो कि अपने आप में वाकाटक वंश के सबसे महान शासक रहे। सबसे महान इन द सेंस कि 7 पौराणिक यज्ञ करने वाले, क्या अग्निष्टोम यज्ञ, क्या वाजपेय, क्या अश्वमेध, क्या बृहस्पति, सारे के सारे आप्टोम, सारे के सारे यज्ञ इन्होंने किए। 7 यज्ञ, जो 7 पौराणिक यज्ञ बोले गए हैं, जिसमें अश्वमेध यज्ञ 4 बार किया इन्होंने। अश्वमेध यज्ञ 4 बार किया प्रवरसेन ने, और संपूर्ण मालवा का क्षेत्र, काठियावाड़ का क्षेत्र, पूरा महाराष्ट्र जीत करके वाकाटक वंश के अधीन कर लिया। साथ ही प्रवरसेन के दरबार में ही कालिदास का आगमन हुआ। और कालिदास प्रवरसेन की दरबार में आने के बाद जब वापस जा रहे थे तो कोसल भूमि होते हुए वापस हुए। छत्तीसगढ़ में रुक करके, रामगढ़ पर्वत के पास रुक करके उन्होंने मेघदूतम नामक महाकाव्य के लेखन की शुरुआत की। मेघदूतम जो कि एक संस्कृत काव्य है, जहां पर उन्होंने एक प्रेमी और एक प्रेमिका के वियोग का वर्णन किया है, जहां प्रेमिका एक पहाड़ पर्वत पर चढ़कर, एक ऐसा पर्वत जहां बादलों का जमावड़ा लगता है, जहां बादलों का अड्डा लगता है, वहां जाकर बादलों को अपने अश्रु देकर कहती है कि हे घनेश, हे बादलों, जहां पे भी आपको मेरे प्रियतम दिखें, मैं तो वहां तक जा नहीं सकती हूं, लेकिन जहां तक आप जाते हो और आपको यदि मेरे प्रियतम दिखे तो ये लो, आप मेरे अश्रु लो और वर्षा करके मेरे प्रियतम को मेरे वियोग में, उनके वियोग में जो मेरे अंदर विरहाग्नि जल रही है, इससे उनको अवगत कराओ ताकि वो लौट कर जल्दी से जल्दी मेरे पास आ जाएं। तो प्रेमिका बादलों को अपना दूत बनाकर भेजती है, इसीलिए इसको कहा गया मेघदूत।
तो मेघदूतम काव्य की रचना उन्होंने इस क्षेत्र में की। हालांकि इसको लेकर के विवाद है, क्योंकि एक रामगढ़ पर्वत उज्जैन के पास में भी है, जिसको मध्य प्रदेश वाले कहते हैं कि नहीं, मेघदूतम यहाँ पे लिखा गया। लेकिन मेघदूतम के बारे में कहा गया है कि कहाँ लिखा गया, एड्रेस करते हुए कहा गया है कि श्री राम माता महे ग्रामे रामगढ़ पर्वते, यानी श्री राम माता महे यानी श्री राम की नानी के घर रामगढ़ पर्वत पर। तो श्री राम की नानी का घर तो छत्तीसगढ़ पड़ता है, तो पूरी तरीके से यह सिद्ध हो जाता है कि यह हमारा छत्तीसगढ़ ही था, छत्तीसगढ़ वाला सरगुजा वाला ये रामगढ़ पर्वत था। खैर, इसके पश्चात नाम आता है नरेंद्र सेन का। नरेंद्र सेन जो कि एक प्रतापी शासक हुए, लेकिन नरेंद्र सेन के समय में देखा जाए तो ये जो काल है, यहां पर जब नरेंद्र सेन शासन कर रहे थे, तब नलवंशीय शासक उनका नाम था भवदत्त वर्मा। भवदत्त वर्मा ने नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर दिया और नंदीवर्धन को बुरी तरीके से लूट लिया, यानी आपका जो नागपुर है इसको बुरी तरीके से लूटा और ध्वस्त भी किया। और नरेंद्र सेन अपना जान बचाने के लिए यहीं पास जंगलों में जाकर के छिप गए और छिपे ही रहे। और पूरा का पूरा भवदत्त वर्मा के समय देखा जाए तो ये जो नागपुर तक का क्षेत्र है ये नलवंश के शासन सीमा के अंतर्गत आ गया। और आपके जो नरेंद्र सेन है ये जंगलों में छुपे रहे। नरेंद्र सेन के साथ इनका पुत्र भी भगा, जिसका नाम था पृथ्वी सेन। पृथ्वी सेन जब बड़ा हुआ तो एक ऐसे पर्यावरण में बड़ा हुआ जहां पर वो एक बहुत बड़े पैतृक राज्य का मालिक था, लेकिन निर्वासन काल उसे जंगल के अंदर बिताना पड़ रहा था। मतलब उसकी परवरिश ही ऐसी हुई कि बड़ा होकर के मुझे अपने पैतृक राज्य को संघर्ष करके वापस लेना है। और एक समय ऐसा हुआ कि नरेंद्र सेन भी चल बसे, भवदत्त वर्मा भी चल बसे। यहां पर नरेंद्र सेन के बेटे पृथ्वी सेन का शासन हो गया, पृथ्वी सेन इसका शासन हो गया। और यहां भवदत्त वर्मा का बेटा अर्थपति शासन करने लगा। तब पृथ्वी सेन ने अर्थपति से संघर्ष किया और अर्थपति को युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित करके अपने क्षेत्र से भगा दिया। और फिर पूरा का पूरा जो आपका पुष्करी तक का क्षेत्र, यानी गोदावरी और इंद्रावती नदी के संगम के पास में बसा हुआ जो भोपालपट्टनम वर्तमान का है, पुष्करी का पूरा क्षेत्र, वो जीत करके पृथ्वी सेन ने पुनः किस में मिला लिया भाई साहब, ये वाकाटक वंश की सीमा के अंतर्गत इसको कर लिया। इस प्रकार से नलों का इस क्षेत्र से अधिकार समाप्त हो गया। हालांकि आगे चल करके इनके पश्चात इनके उत्तराधिकारी स्कंदवर्मन होंगे। स्कंदवर्मन पुनः इस क्षेत्र को फिर से अपने अधीन करके, नल वंश की शासन सीमा के अधीन करके इसको फिर से बसाएंगे। लेकिन वर्तमान में आपको यहीं तक जानना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं वाकाटक वंश। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश और वाकाटक वंश की जो भी गतिविधि छत्तीसगढ़ से रिलेटेड रही, हम इसके बारे में ही जानेंगे। तो इतने शासक हुए भाई साहब, इसको देख लीजिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। हर तरीके से इतिहास की मुख्य धारा से, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारा का सारा मैटर आपको वाकाटक वंश से संबंधित हमने बता दिया। अब इसके आगे देखते हैं नलवंश, और नलवंश को जानेंगे और उसमें भी हम ये जितने भी युद्ध हुए नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन से अर्थपति और ये भवदत्त वर्मा और अर्थपति के, वो दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये म्यूचुअल मैटर्स हैं दोनों के बीच के। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।